देखिए, आईपीसी के तहत आप लोगों को हर्ट या उपहत को परिभाषित किया गया था, यानी कि चोट को। अब चोट या उपहत या हर्ट दो प्रकार का होता है। एक साधारण, जिसे कि उपहत कहा गया है, और दूसरा सीरियस यानी कि गंभीर, जिसे घोर उपहत कहा गया है। अब हमें ग्रीवियस हर्ट के बारे में पढ़ना है। मेंस में यह भी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहत को परिभाषित करिए। तो आपका जवाब रहेगा कि उपहत का ही गंभीर रूप घोर उपहत होता है। प्रत्येक उपहति घोर उपहति नहीं होती, केवल वही उपहति घोर उपहति होती हैं जिनका वर्णन इस संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 320 में अर्थात 320 में दिया गया है। इस धारा में 8 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहाँ की उपहति घोर उपहति में कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। यह परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। अब आठों को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यानी कि आठों को याद करना पड़ेगा। देखिए, आपका पहला हो गया पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण यानी कि ऐसी चोट पहुंचाया है, ऐसा रोग कारित किया है, ऐसी शारीरिक पीड़ा दिया है, अंग शिथिल किया है कि व्यक्ति या महिला नपुंसक हो गई हो, तो इसे हम कहते हैं पुंसत्व हरण। दूसरा, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थाई विच्छेद। तीसरा, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थाई विच्छेद। चौथा, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थाई ह्रास। छठवां, सिर या चेहरे का अस्थाई विद्रुपीकरण। सातवां, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। और आठवां, कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 डेज तक यानी कि 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। इसके बाद आपका केस लिखेंगे समझ वर्सेज स्टेट। समझ बनाम राज्य के मामले में क्लॉज 8 की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि केवल यह साबित कर देना पर्याप्त नहीं होगा कि पीड़ित व्यक्ति कम से कम 20 दिन अस्पताल में रहा। इसके साथ यह भी साबित करना होगा कि इस दौरान वह अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ था। इस प्रकार आपका ग्रीवियस हर्ट या घोर उपहत का जो मेंस का क्वेश्चन है समाप्त हुआ। इसी के साथ एक
पुछल्ला भी पूछ देता है, यानी कि जोड़ देता है कि उपहत और घोर उपहत यानी कि साधारण चोट और गंभीर चोट में अंतर बताइए। तो आपका ये जवाब रहेगा कि उपहत और घोर उपहत में अंतर निम्नलिखित है। पहला अंतर दिखाएंगे, उपहत एक साधारण अपराध है जबकि घोर उपहत एक गंभीर अपराध है। दूसरा दिखाएंगे, प्रत्येक उपहत घोर उपहत नहीं होती, लेकिन प्रत्येक घोर उपहत प्रथमतः उपहत ही होती है। तीसरा दिखाएंगे, उपहत कम दंड से दंडनीय है जबकि घोर उपहत अधिक दंड से दंडनीय है। चौथा दिखाएंगे, उपहत की परिभाषा सेक्शन 319 में दी गई है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करता है उसे उपहत कहा जाता है, जबकि अगर शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य सेक्शन 320 में आ जाए 8 खंडों में से किसी खंड में, तो उसे ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा, उसे गंभीर उपहत कहा जाएगा। इस प्रकार अंतर भी समाप्त हो गया। अब टिप्पणी में ही ज़्यादा पूछा जाता है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की परिभाषा दीजिए और इसमें डिफरेंस या अंतर बताइए। तो आपका जवाब रहेगा, सदोष अवरोध की परिभाषा आईपीसी की धारा 339 में दी गई है, जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, वह दिया गया है भूमि या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है। इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऑफेंस या अपराध नहीं है। फिर आप लिखेंगे, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत सदोष अवरोध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। फर्स्ट, स्वेच्छा किसी व्यक्ति को बाधा कारित करना, और सेकंड, ऐसी बाधा के द्वारा उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना या निवारित करना जिसमें जाने का उसे अधिकार हो। इसके बाद व्याख्या कर देंगे थोड़ा बहुत। सदोष अवरोध के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक कारण के आंशिक प्रतिबंध लगाया हो, अर्थात जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार हो उस दिशा में जाने से उसे रोका गया हो। यदि ऐसी बाधा भूलवश या दुर्घटनावश या विधिक औचित्य के आधार पर लगाई गई है, तब इसे सदोष अवरोध का अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सुषुप्तावस्था में है तथा आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखता, तो उसे सदोष अवरोध करना अपराध नहीं माना जाएगा। एक आपका लिख लेना है, आपका केस एक लीडिंग केस है, रूपल बजाज देवल
वर्सेज KPS गिल, रूपल बजाज देवल वर्सेज KPS गिल, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई अभियुक्त किसी महिला के पास इस प्रकार सट कर खड़ा हो कि महिला को पीछे हटना पड़े तो इसे सदोष अवरोध का अपराध नहीं माना जाएगा। अब आइए, सदोष परिरोध भी टिप्पणी में ही पूछा जाता है। 1 से 1.5 पेज तक तैयार रखना है। आइए हम देखते हैं सदोष परिरोध। सदोष परिरोध की परिभाषा IPC की धारा 340 में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। फिर एक इलस्ट्रेशन लिख देना है। य को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर क उसमें ताला लगाता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। क ने य का सदोष परिरोध किया। उपर्युक्त परिभाषा से सदोष परिरोध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। पहला हो गया, किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करना, और दूसरा हो गया, ऐसे अवरोध द्वारा उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करना। ये 2 एसेंशियल एलिमेंट हैं। इसके बाद व्याख्या करेंगे। सदोष परिरोध वस्तुतः सदोष अवरोध का ही गंभीर रूप है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक औचित्य के स्वेच्छापूर्वक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अर्थात एक निश्चित परिसीमा से व्यक्ति को परे जाने से निवारित कर दिया जाता है। ऐसी निश्चित परिसीमा किसी भी स्थान में हो सकती है, चाहे वह घर हो या खुला स्थान हो या जेल हो इत्यादि। और एक केस सेट कर देंगे, शंभू नारायण वर्सेस राज्य का। इस मामले में एक व्यक्ति को कभी कभी मिर्गी आती थी। अभियुक्त ने उस व्यक्ति के दोनों हाथों तथा पैरों को जंजीर से बांध दिया था। इसे सदोष परिरोध का अपराध माना गया। अब आपका जो पूछा जाता है, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में डिफरेंस बताइए। तो 7-8 डिफरेंस आपको रट कर जाना है, यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या अंतर है। देखिए, सदोष और सदोष परिरोध में अंतर निम्नलिखित हैं और एक एक अंतर आपको लिखना है। रट कर जाइएगा इसे। पहला अंतर हो गया, सदोष अवरोध को IPC की धारा 339 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, जबकि सदोष परिरोध को धारा 340 में परिभाषित किया गया है। दूसरा अंतर बताएंगे, प्रत्येक सदोष अवरोध सदोष परिरोध नहीं होता, जबकि प्रत्येक सदोष परिरोध प्रथमतः सदोष अवरोध होता है। तीसरा आप अंतर बताएंगे, सदोष अवरोध की दशा में
किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसी दिशा में जाने से रोक दिया जाता है जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार होता है, जबकि सदोष परिरोध के मामले में किसी व्यक्ति को ऐसी किसी निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोक दिया जाता है जिस जहां उसे जाने का अधिकार होता है। चौथा अंतर है, सदोष अवरोध में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि सदोष परिरोध में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। पांचवा अंतर है, सदोष अवरोध में किसी व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने से रोका जाता है, जबकि सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक दिया जाता है, यानी कि बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। छठवां अंतर है, सदोष अवरोध एक साधारण अपराध है, अतः कम दंड से दंडनीय है, जबकि सदोष परिरोध एक गंभीर अपराध है और अधिक दंड से दंडनीय है। सातवां अंतर है, सदोष अवरोध केवल अपराध है, अपकृत्य नहीं है, जबकि सदोष परिरोध अपराध और अपकृत्य दोनों है। और अंतिम और आठवां अंतर है, सदोष अवरोध हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की मांग नहीं की जा सकती, जबकि सदोष परिरोध के मामले में व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी किए जाने की मांग कर सकता है। इस प्रकार आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध की परिभाषा अंतर बता दिया गया। अब जो अगला क्वेश्चन आपका बनता है वह देखा जाए, और वह आपका क्वेश्चन है किडनैपिंग और एबडक्शन, यानी कि व्यपहरण और अपहरण। व्यपहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहा जाता है, जबकि अपहरण को एबडक्शन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपका एक तो समस्यात्मक इस पर बन जाता है कभी काल, दूसरा क्वेश्चन आपका ज़्यादातर डिफरेंस पूछा गया है, किडनैपिंग और एबडक्शन में डिफरेंस बताइए, या आपका अलग अलग भी क्वेश्चन बना है, यानी कि ये 3 मॉडल आपका बन सकता है। देखिए, पहला बन सकता है कि व्यपहरण को परिभाषित करते हुए व्यपहरण और अपहरण में अंतर बताइए। दूसरा बन सकता है अपहरण को परिभाषित करते हुए अपहरण और व्यपहरण में अंतर बताइए। और तीसरा अलग से मॉडल बन सकता है कि व्यपहरण और अपहरण में डिफरेंस बताइए, टिप्पणी में आ सकता है। इन तीनों मॉडलों को देखना है। आइए हम शुरू करते हैं किडनैपिंग। व्यपहरण का शाब्दिक अर्थ होता है बाल चौर्य, यानी कि बालकों की चोरी। यानी कि किडनैपिंग का जो वर्ड वाइज मीनिंग हम देखें तो ये होता है बाल चौर्य, यानी कि बालकों की चोरी। आईपीसी के सेक्शन 359 के तहत यह बताया गया है कि किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है, व्यपहरण 2 प्रकार का होता है। पहला भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। दूसरा विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। तो आपका
फिर लिखना पड़ेगा भारत में से व्यपहरण की परिभाषा सेक्शन 360 में दी गई है। देखिए क्या बताया गया है। जो कोई 360 भारत में से व्यपहरण, जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, यानी कि प्रवहण मतलब कि भेज देता है, ले जाता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है। भारत में से व्यपहरण के लिए व्याख्या करेंगे। भारत में से व्यपहरण के लिए किसी आयु का वर्णन नहीं किया गया है, अतः भारत में से व्यपहरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वह बालक हो, जवान हो या बूढ़ा हो। देखिए आपका थोड़ा बहुत नोट्स में सुधारना भी यहाँ है, क्योंकि आपका पहले जो भारत की परिभाषा आईपीसी के लिए थी उसमें जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं था, लेकिन अब आपका जम्मू कश्मीर राज्य भी माने आईपीसी के लिए भारत में शामिल हो गया है। तो निचला जो लाइन है नोट्स का, पेज नंबर आपका 55 में, उसको काट दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में जम्मू कश्मीर राज्य भी क्या है अब शामिल। तो नोट्स में आपका जो 55 पेज नंबर पर है जो दिया गया है, उसका जहां हम लिखवाए हैं कि भारत की परिभाषा 18 में दी गई है और उसमें लिखवाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत, तो अब आपका ये काट देंगे। जम्मू कश्मीर राज्य का जो ये प्रावधान है इसको मेंस में छोड़ देंगे और वर्तमान में लिखेंगे कि भारत का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण भारत, किसी राज्य का उल्लेख नहीं करना है। ये आपका भारत से किडनैपिंग हुई। इसके बाद आपका 361 लिखेंगे, विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण, यानी कि विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से व्यपहरण। देखिए बेयर एक्ट चूंकि बड़ा है तो उसका उपाय हम बता रहे हैं कि जब बेयर एक्ट थोड़ा बड़ा हो तो बेयर एक्ट न लिखकर एक और तरीका है कि डायरेक्ट आप एसेंशियल एलिमेंट पर आ जाइए, यानी कि आवश्यक तत्व पर आ जाइए, यानी कि बेयर एक्ट को तोड़कर डायरेक्ट लिख लीजिए पहले ही। देखिए आपका हम विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से व्यपहरण को सेक्शन 361 में परिभाषित किया गया है, जिसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला यह है कि किसी अवयस्क यानी कि माइनर, किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना। फिर एक बार देखिए, किसी अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना। दूसरा है, ऐसा अवयस्क यदि वह पुरुष है तो 16 वर्ष से कम का हो, और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का होना। तीसरा है, ले जाना या बहका ले जाने का कार्य ऐसे अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किया गया हो। और चौथा है, ले जाने या बहका ले जाने का कार्य संरक्षक की सम्मति के बिना किया गया हो, कंसेंट के बिना किया गया हो। अगर किसी मामले में ये चार बातें मिलती हैं तो हम कहेंगे कि
विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से किडनैपिंग की गई है, व्यपहरण किया गया है। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद व्यपहरण संरक्षकता के विरुद्ध अपराध माना जाता है, न कि उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसका व्यपहरण किया गया है। संरक्षक के अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षक के अलावा अन्य ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनको संरक्षकता न्यस्त की गई है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया इत्यादि, हॉस्टल हो गया। व्यपहरण का अपराध केवल ऐसे व्यक्तियों के प्रति किया जा सकता है जिसकी आयु यदि नर है तो 16 वर्ष से कम हो, और यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम हो। यदि कोई व्यक्ति इनकी सम्मत से इन्हें ले जाता है या बहका ले जाता है तो इनकी सम्मति वैध सम्मति नहीं होगी और व्यक्ति व्यपहरण का दोषी होगा। लेकिन अगर गार्जियन की सम्मत से ले जाता है तो यह व्यपहरण का अपराध नहीं माना जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है, इसमें आपका वरदराजन का केस है, और ये केस जरूर लिखेंगे, मेंस में भी इस पर समस्या बनाकर दे देता है। यानी कि यूपीजे में प्री में भी आ चुका है क्वेश्चन, मेंस में भी आ चुका है वरदराजन का केस। ये समस्यात्मक क्वेश्चन इस पर बना है, इसको अच्छे से अलग से भी तैयार रखिएगा। देखिए, वरदराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। इसमें क्या हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बारीकियां निकाली, ये आपको देखना है। देखिए, प्रस्तुत मामले में एक 18 वर्ष से कम आयु की लड़की अपने पिता की संरक्षकता को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर गई, जहां अभियुक्त उसे मिला तथा अपने साथ ले गया। अभियुक्त पर मुकदमा चला व्यपहरण या किडनैपिंग का, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने किडनैपिंग नहीं की, और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वह काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपका सिद्धांत ये प्रतिपादित किया कि किडनैपिंग के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने लड़की को घर छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया। यानी कि जो अभियुक्त 18 वर्ष की कम की लड़की को भगा ले गया हो, फुसला ले गया हो, बहका ले गया हो, तो वह तभी दोषी होगा किडनैपिंग के लिए जब कोर्ट में ये प्रूफ किया जाए, ये साबित किया जाए कि ऐसे व्यक्ति ने लड़की को घर छोड़ने के लिए उकसाया, उत्प्रेरित किया या ब्रेन वॉश किया, एक लाइन में कह सकते हैं। तत्पश्चात आपको ये देखना है आगे, ये तो केस याद ही रखना है। एक केस इंग्लैंड का भी कम से कम लिखना पड़ेगा, लेकिन किडनैपिंग या व्यपहरण एक ऐसा अपराध है जिसमें कि इंटेंशन का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात मात्र कार्य के आधार पर व्यक्ति दंडित होता है, आशय का होना आवश्यक नहीं है। फिर आपका केस लिखेंगे आर वर्सेज प्रिंस का, इंग्लैंड का एक केस डालेंगे, कौन सा, आर वर्सेज प्रिंस का केस डालेंगे। और देखिए, आर बनाम प्रिंस के मामले में क्या हुआ, 1875 का केस है, और मुख्य न्यायाधीश थे
जस्टिस ब्लैकबर्न। देखिए इसमें होता क्या है। एक 14 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम एनी फिलिप्स था। प्रिंस यानी कि जो अभियुक्त था उस लड़की से मिला। वह लड़की देखने में 16 वर्ष से ऊपर की लग रही थी और अभियुक्त ने लड़की से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो लड़की ने बताया कि मेरी एज 16 वर्ष से अधिक है। देखिए भारत और इंग्लैंड के कानून में एज का अंतर है। भारत में अगर लड़का है तो 16 वर्ष से कम, लेकिन इंग्लैंड में अगर लड़का है तो यानी कि नर है तो 14 वर्ष से कम है। और भारत में अगर नारी है तो 18 वर्ष से कम, लेकिन इंग्लैंड में यदि नारी है तो 16 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, तब किडनैपिंग हो सकती है। यानी कि एज में भारत और इंग्लैंड में अंतर है। इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तत्पश्चात प्रिंस सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि यह लड़की एनी फिलिप्स आपका 16 वर्ष से ऊपर की है, एनी फिलिप्स के पिता के अनुमति के बिना उसको ले गया। फिर व्यपहरण का मुकदमा चला प्रिंस पर। प्रिंस तमाम तर्क दे रहा था कि हमारा इरादा नहीं था, हमने गुड फेथ में कार्य किया। लड़की देखने में 16 से अधिक लग रही थी, लड़की ने बताया भी, लेकिन न्यायालय ने इसे सजा दी और कहा कि ऐसे मामलों में इंटेंशन का कोई महत्व नहीं होता, केवल एक्टस रिया के आधार पर आप दंड के भागी होंगे। यानी कि केवल आपराधिक कार्य करना ही पर्याप्त है, आपराधिक आशय का कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रिंस को सजा दी गई। तो कम से कम 2 केस इसमें लिखना पड़ेगा आपको, एक वरदराजन का और दूसरा आपका लिखना पड़ेगा आर वर्सेज प्रिंस का। अब आपका पूछा जाता है किडनैपिंग और एबडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो आपका व्यपहरण और अपहरण में आपका अंतर है और वह अंतर अच्छे से 8-9 अंतर आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में। ये अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।